जहाँ 3 सेंटीमीटर पानी गिरता है एवरेज हिंदुस्तान में, उसमें पानी की एक कमी नहीं है। इनसे बीच में मिली एक बूंद कमी नहीं है पानी की। वो लातूर में रेल जाते हुए हंसते हैं देखकर कि रेल से पानी जा रहा है, हमारे यहाँ तो रेल लाइन ही नहीं है, कैसे भेजोगे पानी? तो हमने अपना इंतजाम खुद किया है। कहते हैं मरुभूमि के समाज को श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि यहां कभी जल का अकाल नहीं रहेगा। प्रसंग महाभारत युद्ध समाप्त होने का है, लेकिन मरुभूमि का समाज इस वरदान को पाकर हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ गया। उसने अपने को पानी के मामले में तरह तरह से संगठित किया। गांव-गांव, शहर-शहर वर्षा की बूंदों को सहेज कर रखने के तरीके खोजे और जगह-जगह इनको बनाने के लिए एक बहुत ही व्यवहारिक, व्यवस्थित और विशाल संगठन खड़ा किया। इतना विशाल कि पूरा समाज उसमें एक जी हो गया। इसका आकार इतना बड़ा हो गया कि वह सचमुच निराकार हो गया। मरुभूमि के समाज ने भगवान के वरदान को एक आदेश की तरह शिरोधार्य कर लिया। इस अद्भुत प्रयास की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हम जश ढोल बजाते हैं, पधारो हमारे देश। जैसे कम पानी गिरा तो उसको टोबे में सहेजा, उससे ज़्यादा गिरा तो फिर नाडी से जोड़ा, उससे ज़्यादा जुड़ा तो बड़े तालाब से जोड़ा। अब तालाब में ज़्यादा 10 mm से शुरुआत हो जाती है पानी सहेजने की। 4-5 mm 7 mm तो इतनी तपती रूप में जैसे तवे के ऊपर पानी के छींटे पड़े और वाष्पीकरण होता है वैसे हो जाता है। 10 mm के ऊपर पानी गिरता है तो फिर वो रुकता जाता है। और 30 mm 3 सेंटीमीटर में तो हमारे तालाब, खड़ीन सब भर जाते। इस रेगिस्तान में पानी 3 रूपों में मिलता है। पहला है पालर पानी, जो पानी सीधे बारिश से प्राप्त होता है। यह जल पृथ्वी की सतह पर गिरकर नदियों, तालाबों, सरोवरों आदि में समाहित हो जाता है। दूसरे रूप को पाताल पानी कहा जाता है। यह वास्तव में भूजल या भूमिगत जल है। यह वही भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है। पालर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का एक तीसरा रूप भी है, रेजानी पानी। वो पानी जो धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में ना मिल पाया। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। रेजानी पानी खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी है। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब परिश्रम किया और उन्होंने कुई बनाई। यह कुशल श्रमिकों द्वारा किया जाता है, जिन्हें चिजारों कहा जाता है। वे 4-5 हाथ के व्यास की कुई को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने के लिए बड़ी ही कुशलता और सावधानी से काम करते हैं। और अकाल है तो पानी कम है, पानी कम है तो पानी की आवश्यकता है तो नई बेरी खोदते हैं। और फिर सभी यहाँ मजदूर नहीं होता, सभी आते हैं कि चलो बेरी चतर सिंह खोद रहा है तो चलो, पर वो नामकरण चतर सिंह वाली बेरी का होगा, पर उसमें सब पानी सब पिएंगे। पानी जिसकी बेरी से जो पानी ज़्यादा पीता है वो आदमी उतना ही गौरवान्वित होता है। वो ऐसे नहीं है कि ये कोई 40 आदमी 30 आदमी ऐसी उनकी बेरियाँ हैं, क्योंकि बहुत पहले बनी थी। अब मेरे पिताजी बनाते तो यदि वो संयुक्त परिवार में थे तो आज हम 6 परिवार उसमें, 25 साल बाद में 20 परिवार, ऐसा ये सब चीज़ें उसमें से निकल के आती है और पूरा समाज उसको बनाना थोड़ा जोखिमपूर्ण भी है। और अकाल में और कभी कभी अकाल मृत्यु भी हो जाती है बनाते समय। पत्थर कोई टूट के ऊपर गिर जाए, क्यों नीचे तोड़ते रहते हैं, ऊपर से कोई पत्थर लूज हो गिर जाता है तो फिर वो कपड़ा वपड़ा भी बांधते हैं। कभी पाताली कुआं में तो गैस कार ऐसा भी रहता है। और इसमें पत्थर तोड़ना, जिप्सम का पत्थर, दिन पूरे काम करके शाम को इसमें लेके पत्थर बाहर आता है आदमी, इतना
टफ काम है। और पानी जब होता है तब खोद ही नहीं सकते, पानी खोदने ही नहीं देता। बहता पानी निर्मला, ये कहावत राजस्थान में ठिठक कर खड़ी हो जाती है। यहां पानी बरस भर और कभी कभी उससे भी ज्यादा समय तक ठहरा रहकर भी निर्मल बना रहता है। सिद्धांत वही है, वर्षा की बूंदों को यानी पालर पानी को एक खूब साफ सुथरी जगह में रोककर उनका संग्रह करना। कुंडी, कुंड, टांका, नाम या आकार बदल जाए, काम एक ही है। आज गिरी बूंदों को कल के लिए रोक लेना। ये जल निकाय हर जगह पाए जाते हैं। जहां जितनी भी जगह मिल सके वहां गारे चूने से लीप कर एक ऐसा आंगन बना लिया जाता है जो थोड़ी ढलान लिए रहता है। यह ढलान एक तरफ से दूसरी तरफ भी हो सकता है, और यदि आंगन काफी बड़ा है तो यह चारों तरफ से लेकर मध्य की ओर आ सकता है। कुंड के भीतर की चिनाई इस ढंग से की जाती है कि उसमें एकत्र होने वाले पानी की एक भी बूंद न रिसे और पानी वर्ष भर सुरक्षित और साफ सुथरा बना रहे। आंगन के आकार और वर्षा की मात्रा के अनुसार यह कुंड बनाया जाता है। आमतौर पर कुंडियों का मुंह अक्सर गोलाकार होता है, इसीलिए उसे ढककर रखने के लिए गुंबद बनाया जाता है। 1981-82 में आटा बनेगा। गलाई वो 16 हाथ को है। 16 हाथ को 16 पूर्ण 12 28 फुट। 28 फुट को है। अच्छे अच्छे। इनमें बरसात में दौरान कितो पानी आ जावे जो कितना घर पानी पी लेवे? पूरो कुंड ठेठ तक भर जाए। ठेठ तक भर जाए। एमन हमारा घर की हाथ का नाला और लगा दिया। अच्छा, आपके घर के नाला भी इसमें लगा? हाँ, एम और लगा दिया। तो वो मारो तो पहला पौध 10 आंगल वर्ष है, मैं नहीं मारो तो कुंड पहला पौध लगा। पहले बहुत बढ़ जाए। एक बरसात में जो तो पानी इकट्ठा हो, कितना घर पानी पी लियो आप? मैं तो मार तो एक लांग हो जाओ। एक घर 12 महीना पी लियो है। दूसरा पानी की आवश्यकता गुंदरा में नहावा धोई रोटी पानी सब इसी। हाँ, नहावा धोई रोटी पानी में तो यही सु पानी से करो। और पशुधन भी इसे पानी पीवे। हाँ, अतिरिक्त पानी की आवश्यकता नहीं गुंदरा आपने? अतिरिक्त पानी की मानो को नहीं आवश्यकता। कुंड को पानी मीठो हो, नल को पानी ज्यादा मीठो हो? कुंड को पानी बरसात को पानी है, वो तो भगवान को दियो है। अच्छा अच्छा। वो ज्यादा स्वादिष्ट हो? स्वादिष्ट को नहीं, मानो बीमार हो ना बीमारी तोड़ दे तो। बीमारी तोड़ दे तो। ये कुंडियां व्यक्तिगत उपयोग के साथ साथ
समाज की सेवा के लिए बनाई गई थी। जिस तरह कुंड और कुंडियां आंगनों और जमीन से पानी इकट्ठा करती हैं, उसी तरह टांके भी हैं जो छतों से पानी इकट्ठा करते हैं, और ये आपको हर जगह दिखाई देंगे। जयपुर के पास जयगढ़ किले में लगभग 350 साल पहले सबसे बड़ा टांका बनाया गया था। मोहल्लों, गांवों और कस्बों से बहुत दूर निर्जन क्षेत्रों में भी टांके बनाए जाते हैं। उन्हें बनाने वाले इन्हें अपने लिए नहीं बल्कि अपने समाज के लिए बनाते हैं। पानी की एक बूंद रेगिस्तान में सागर के समान है। जिस भी क्षेत्र में पानी की कमी है, वहां आज की पीढ़ी के लिए रहना असंभव समझा जाएगा, परंतु पुरानी पीढ़ी इस दर्शन के साथ रहती थी कि भगवान, आप हमें जितना भी देंगे हम उसमें खुश रहेंगे। और इसलिए जहां चारों ओर मजबूत पहाड़ हैं और पानी खूब गिरता है, वहां उन्होंने बड़े बड़े तालाबों और झीलों का निर्माण किया। इन बड़े बड़े तालाबों और झीलों का निर्माण केवल राज परिवारों ने ही किया हो, ऐसा नहीं था। कई झीलें और बड़े बड़े तालाब भीलों, बंजारों और चरवाहों ने वर्षों की मेहनत से तैयार किए थे। ये सदियों से ही बने आ रहे हैं। समाज ने इसे बनाया। कभी राजा लोग प्रेरित करते थे। पैसे यदि समाज के पास नहीं है तो राजकोष से पैसा दिया जाता, पर पैसा भरना पड़ता था। जैसे खड़ीन में पैसा लिया है तो उत्पादन से, कृषि उत्पादन से भरें। तालाब में यदि पैसा लिया है तो जो अपना पशुधन है इससे नजराना, अच्छे से अच्छे पशु नज़र करते थे और हाकिम के थ्रू घी भी पहुंचाते थे। दूसरा, कई अच्छे राजा थे जो यहाँ मजदूर नहीं था, तो राजा प्रेरणा दे के बनाते थे, अच्छे थे समाज उसमें। तो श्रम टोटल समाज करता था, और फिर नामकरण के नाम में उस राजा से कि जितना जुड़ा होता था तो उसके नाम से उस तालाब का, खड़ीन का नामकरण किया जाता था। वैसे तो अधिकांश राजाओं ने तालाबों का निर्माण करवाया था, लेकिन जैसलमेर के महाराजा महारावल घड़सी, उन्होंने विक्रम संवत 1391 में, जो वर्तमान कैलेंडर के 1335 से मेल खाती है, स्वयं घड़सीसर का निर्माण किया था। महारावल घड़सी प्रतिदिन अपने ऊंचे किले से नीचे आकर तालाब की खुदाई, भराई और अन्य कार्यों में व्यक्तिगत रूप से भाग लेते थे। आज भी गड़ीसर और उसके निर्माता महारावल घड़सी लोगों के दिलों में ऐसी खास जगह रखते हैं कि किसी भी अवसर पर लोग दूर दूर से तालाब को केवल निहारने चले आते हैं। पत्थरों के टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर कितना अनोखा तालाब बन सकता है, अमर सागर इसका अद्भुत उदाहरण है। इसी दीवार के बड़े सपाट भाग में अलग अलग ऊंचाई पर पत्थर के हाथी घोड़े बने हैं। ये सुंदर सजी धजी मूर्तियां तालाब का जल स्तर बताती हैं। पूरे शहर को पता चल जाता है कि पानी कितने महीनों तक चलेगा। राजस्थान के तालाबों की जय ध्वनि कभी भी पूरी नहीं हो सकती जसेरी तालाब के उल्लेख के बिना। जैसलमेर से 40 किलोमीटर दूर डेढ़ा गांव के पास बना यह तालाब जल धारने के मामले में सबसे आगे है। यह चारों ओर से भीषण मरुस्थल से घिरा हुआ है, फिर भी ना तो इसका जल सूखता है और ना ही इसकी महिमा। आसपास के 1 या 2 नहीं 7 गांव इसका पानी लेते हैं। कई गांव का पशुधन जसेरी की संपन्नता पर टिका हुआ है। अन्नपूर्णा की तरह लोग इसे जलपूर्णा मानते हैं। अपने आसपास के संसार को ठीक ढंग से देखने का अनुभव और पीढ़ियों के ऐसे अनुभव से बना एक दृष्टिकोण या तप ने मरुभूमि के लोगों के जीवन को सरल बनाया है।
रेगिस्तान में अधिकांश नदियां 12 महीनों तक नहीं बहती। ये कहीं से प्रारंभ होती हैं, बहती हैं और फिर मरुभूमि में ही विलीन हो जाती हैं। लेकिन रेगिस्तान के लोगों ने अपने अनुभव से नदी के बहाव को बहुत करीब से देखा और कई ऐसे स्थान चुने जहां उनका पानी रोका जा सके। ऐसे सभी स्थानों पर कई खडीन बनाए गए। खडीन एक तरह का अस्थायी तालाब है। दो तरफ मिट्टी की पाल उठाकर तीसरी तरफ पत्थर की मजबूत चादर लगाई जाती है। खडीन की पाल धोरा कहलाती है। धोरे की लंबाई पानी के हिसाब से कम या ज्यादा होती है। कई खडीनें 5 से 7 किलोमीटर तक चलती हैं। वर्षा के दिनों में चलती नदी खडीन में बांध ली जाती है। पानी और बढ़े तो उसी प्रवाह में बनी दूसरी तीसरी खडीन में भरता चलता है। ये सब ज्यादा पानी आ जाए, यहाँ खेत भर जाए तो हमारे को रुका 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 साइडों से पहले तो पानी ज्यादा आता है तो ये डोरे को उसको चादर पर निकलता है। उसके बाद उस चादर पर उससे चादर के बाद पानी बीच में रुक जाता है। वो कैसे निकाले? तो खेत के बीच में ये नाला रखा हुआ है सर। ये पानी खोला और पानी गया, ये नाला है, इसको बोलते हैं हम नाला, खनीन का नाला। मरुस्थल की वर्षा को देखें तो यहां खेती करना असंभव लगेगा, परंतु खडीन में आराम कर रही ये नदियां धीरे धीरे सूखती जाती हैं और इस तरह वे खडीन की मिट्टी को नम बनाती जाती हैं। इस नमी के बल पर खडीनों में फसलें बोई जाती हैं। यहाँ बारिश का पानी आता है काफी दूरी से, उसमें उसके अंदर मिट्टी भी आती है, वो ताकत वाली आती है। मेल पशु गाय का पेशाब वो चल के आता है, यहाँ घुल जाता है। फिर पानी रुकने से 10-20 दिन पानी रुकने से के बाद में ये हमारी फसल होती है। इसके ऊपर भगवान जब बारिश करे तो इसको बारिश मिलता है पानी, ना तो नहीं इसको यूरिया देता है, नहीं इसको खाद देता है। खडीन बनाने का श्रेय पालीवाल ब्राह्मणों को जाता है। एक समय पाली से आए पालीवालों ने जैसलमेर के राज्य को अन्न से भर दिया। उनके गांव भी एक से एक सुंदर और हर तरह से व्यवस्थित थे। उनकी स्वायत्तता ने उन्हें घमंडी नहीं बल्कि ऐसा स्वाभिमानी बनाया कि राजा के एक मंत्री से असहमति के बाद पूरे कबीले ने अपने वर्षों के श्रम से बने मकान, तालाब, खडीन, नाड़ी सब कुछ ज्यों का त्यों छोड़ दिया। उन्होंने अपने 84 गांव खाली किए, लेकिन भूमि अभी भी उपजाऊ है। उसी दौर में बनी ज्यादातर खडीनें आज भी फसलें दे रही हैं। पहले धन का मतलब सोना चांदी नहीं था, धन का मतलब पैसा नहीं था। धन आज भी चुतरा धीनु धापो क्या है, धन ताजो सोरू है। धन का मतलब अपना पशुधन, गोधन। ये तो जन मतलब आदमी, धन मतलब ये, और अमर मतलब न मरने वाला। पट्टो मतलब एकदम पक्का। तो ये खडीन तो साहब जन धन का अमर पट्टा है साहब। ये सदियों हजारों साल से चलता रहा, आगे हजारों साल तक चलेगा। पशुपालन सब करते हैं। पशुपालन तो हमारे पीढ़ियों से सदियों से चला रहा है। पहले हमारे पास पशुपालन कम था बिल्कुल। उसके बाद सर हमारा जो इसका चारा आता है ना, वो हम पशु को चराते हो तो हमारा ये खनीन है सब 2 फायदा देता है। आपका अनाज देता है और हमारा वहाँ से अनाज, हमारा जो पशु है ना वो भी थोड़ा बढ़ता जा रहा है।
बारह मासी, ये कहावत है। भूण थारा बारे मास, इंद्र थारी एक घड़ी। ये कहावत इंद्र के सम्मान में है या किसी भूण यानी घिर्री या कुएं पर चरखी के लिए ठीक ठीक कहा नहीं जा सकता। एक अर्थ है कि इंद्र देवता एक घड़ी भर में एक बार में इतना पानी बरसा देते हैं जितना बेचारा भूण 12 महीने घूम घूम कर दे पाता है। तो दूसरा संकेत यह भी है कि मरुभूमि में देवताओं के देवता इंद्र के लिए बस एक घड़ी लिखी है, पर भूण को 12 महीने। दोनों में किसी एक को लाचार बताने के बजाय जोर तो इंद्र और भूण यानी पालर पानी और पाताल पानी के बीच के शाश्वत संबंध पर है। एक घड़ी भर बरसा पालर पानी धीरे धीरे रिसते हुए पाताल पानी का रूप ले लेता है, जो कुओं से निकाला जा सकता है। पूरे रेगिस्तान में कुएं देखे जा सकते हैं। कुओं का आकार, गहराई और मुंह पानी की मात्रा पर निर्भर करता है। भूण चलता है 200 फीट गहराई से, पानी 70 से 80 फीट लीटर खींचा जा रहा है। 2 ऊंट उसको खींच रहे हैं, पशु आ रहे हैं। जो आदमी चला रहा है वो एक उसे आनंद कर रहा है, और एक रस्सी ऊंट की खींच रहा है, पीछे एक खीलिया वो होता है, 3-4 आदमी मिलके करता है। तो वो सबको उपमायित करता है, सबको प्रेरणा देता है, खुद भी प्रेरणा लेता है। और ऊँटों कहते हैं वाह, यदि उसका लाल रंग है तो वाह लालड़ा, वाह कालिया। ये जो प्रवृत्ति, ये जो स्वभाव, ये अच्छे, हम जो पानी निकालने वाले को गोशी बोलते हैं, तो अच्छे गोशी की पहचान है। और जब गोशी के हाथ में जो रस्सी को हम व्रत बोलते हैं, व्रत आती है, और फिर वो भूण पे चलती है। जब वो उतरती है तो उसको फिर एक जैसे एक थोड़े से इशारे से वापस भूण पे जाती है, और भूण की जो गड़गड़ाहट होती है वो एक अच्छी धुन साबित होती है। और वो एक अंदर से एक ऐसी प्रेरणा देती है कि जैसे इसमें ये थकान नहीं है, ये एक संगीत है। और उससे वो पानी पिलाता है। और दूसरा साथी होता है कि लो अब मुझे दो। और कुआं भी आवाज देता है, उसको भी अच्छा गोशी उसको गुंजायमान करता है, कहाँ कब गुंजाना है इसको और कब उत्साहित करना है। तो ये सब चीजें एक रच बस गई है, एक जीवन में उतर गई है। राजस्थान में विशेष रूप से रेगिस्तान में
जल के कार्य को कभी भी केवल कार्य के रूप में नहीं माना गया, बल्कि इसे एक नैतिक कर्तव्य के रूप में देखा जाने लगा, क्योंकि यह सामुदायिक परियोजना से बहुत ऊपर उठकर एक सुंदर समग्र जल दर्शन यानी एक आदर्श जल दर्शन का आकार ले चुका है। लेकिन समय बदल रहा है। विकास के नाम पर इस भूमि की समृद्ध विविधता धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। परंपरा मिट रही है और रेगिस्तान में जल संस्कृति भी। खेती, उद्योग और शहर, इन 3 चीज के लिए पानी जुटाने हमने अपनी सब नदियों को बर्बाद किया है। हर एक से पानी खींचा है, साफ पानी लिया है और बदले में उसको गंदा पानी दिया है। बड़ी नदियों को हम मार नहीं सके, इसका हमको दुख है। छोटी नदियों को तो हमने मार दिया है। जमीन की कीमत तो आसमान में होगी ही इस समय। तो कोई तालाब शहर में बचेगा नहीं, गांव में नहीं बचेगा। आपको देखना पड़ेगा कि इसके पीछे कौन सा प्राइस टैग डाला जाए कि वो बच सके। शहर के विकास ने, जैसे जैसलमेर है, वहाँ 7 तालाब थे, अब वहाँ कॉलोनियाँ बस गई, सड़कें आ गई, तालाबों के एक दूसरे के जुड़ाव को उन्होंने तोड़ दिया, उनके आगोर में खनन कर लिया। और गांव में आज भी वो चीज़ कायम है, लगाव है जमीन से, पारंपरिक जल स्रोतों से, सबसे समाज का लगाव, और समाज करता आ रहा है, अभी भी कर रहा है। जल के प्रति बहुत लगाव है, बहुत श्रद्धा है। और जल के नहीं किया तो फिर हमें कुछ है ही नहीं, ऐसा भाव है आदमी के। कुछ पानी के लिए नहीं कर सकते तो फिर। एक बार मैंने अखबार में, यहाँ बेरियागंज बना रहे थे समाज संस्था, तो अखबार में आया कि जनप्रतिनिधियों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया पानी के लिए। तो मैंने यहाँ बुजुर्गों को सुनाया कि भाई उन लोगों ने आधा नंगा होके प्रदर्शन किया कि पानी नहीं। उन्होंने कहा नंगा होने की क्या जरूरत है, सभी मिलके काम कर लो, पानी हो जाएगा। तो मतलब ये जो समझ है शहर और गांव में, ये भेद है। शहर में पहले मैं भी था, तो मैंने कहा PhD विभाग करेगा, ये करेगा, मटके फोड़ो, वो फोड़ो, प्रदर्शन करो। और अब लगता है कि हम खुद कुछ करें तो बहुत गुणवत्ता है जो अपना काम खुद करना है। रेगिस्तान में एक नहीं, अनेक कुएं, कुई, कुंड, टांके, तालाब, बावड़ी और खडीन हैं, जिनमें बारिश की बूंदें सहजता से संजो कर रखी जाती हैं। माटी, जल और ताप की तपस्या करने वाला यह देश बहते और ठहरे पानी को निर्मल बनाकर रखता है। पालर पानी, रिजानी पानी, पाताल पानी की एक एक बूंद को समान मानता है और इंद्र की एक घड़ी को अपने लिए 12 मास में बदल देता है। कभी क्षितिज तक लहराने वाला अखंड समुद्र हाकड़ों आज यहां भी खंड खंड होकर उतरता है। पधारो म्हारे देश, पधारो म्हारे देश, पधारो म्हारे देश।